नमस्कार, रिवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। साइबर ठगों ने किराना व्यवसायी से 1,51,317 रुपए ठगे। मायके व ससुराल पक्ष के बीच विवाद के चलते 3 दिन से नहीं हो पाया महिला का अंतिम संस्कार। जन सुनवाई ही बनी जनता की समस्या। प्रकरणों का लगा अंबार और ईएनटी चिकित्सक के निलंबन पर मामला गरमाया। डॉक्टर के पक्ष में सामने आए मेडिकल स्टूडेंट्स और आगामी 17 जुलाई को शान-ए-हिंद सम्मान समारोह का किया जाएगा आयोजन। कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचेंगे मशहूर कॉमेडियन एहसान कुरैशी। इन खबरों सहित अन्य खबरें अब विस्तार से। रीवा में एक बार फिर डिजिटल अरेस्ट का मामला प्रकाश में आया है, जिसमें आरोपियों ने किराना व्यवसायी से 1,51,317 रुपए ऐंठ लिए। सरकार द्वारा समय समय पर साइबर फ्रॉड से सावधान रहने की सलाह दी जाती है। यहां तक कि मोबाइल कॉल के पहले भी लगभग 1 मिनट का संदेश प्रसारित किया जाता था, लेकिन लोगों की शिकायत के बाद अब वो बंद कर दिया गया है। पर बीच बीच में पुलिस विभाग द्वारा अक्सर लोगों को जागरूक किया जाता है, उसके बाद भी साइबर अपराधी ठगी के नए नए तरीके ढूंढते रहते हैं। ताजा मामला रीवा से सामने आया है, जहां किराना व्यवसायी अनिल गुप्ता से साइबर ठगों ने 1,51,317 रुपए ठग लिए, जो कि 23 जून से 8 जुलाई के बीच कई बार निकाले गए, जिसमें ऑनलाइन खरीदी के माध्यम से पैसे खर्च किए गए हैं। फिलहाल मामले की शिकायत दर्ज करा दी गई है। वहीं रीवा एसपी ने लोगों से एक बार फिर साइबर ठगों से सतर्क रहने की अपील की है। सर, साइबर अपराध निरंतर बढ़ रहे हैं, आप लोगों द्वारा कार्रवाई की जा रही है, लेकिन पढ़े लिखे लोग इससे फंसते जा रहे हैं। अभी एक मामला कॉलेज क्षेत्र में क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये अभी एक प्रकरण हुआ है जिसमें पुनः एक साइबर फ्रॉड हुआ है। मैं सभी नागरिकों से अपील करना चाहूंगा कि कोई भी ऐसा मैसेज बिना वेरीफाई की उस पर कार्रवाई ना करें। कोई भी आपके पास कोई एसएमएस आता है, कोई व्हाट्सएप आता है, तरह तरह के लोग आपको कई तरीकों से आपको फंसाने की कोशिश करेंगे, आपसे फ्रॉड करने की कोशिश करेंगे। या तो आपको किसी चीज का लालच देंगे, या आपको किसी चीज का भय दिखाएंगे, या फिर कोई ऐसी चीज अपडेट करने का बताएंगे जिसकी आवश्यकता नहीं है, या कोई ऐसी जानकारी मांगेंगे जिसको जो गोपनीय जानकारियां होती हैं। तो इस तरह के उसमें बहकावे में ना आए, इस तरह के झांसे में ना आए, और वो आप अपने थोड़ा सा सोचें, समझें, थोड़ा सा अगल बगल लोगों से बात करें, और तब आप किसी प्रकार का कदम उठाएं। तब आप इस तरह के फ्रॉड से बच सकते हैं। कोई संदेह हो किसी प्रकार का तो पुलिस की मदद जरूर लें, और हम आपको बिल्कुल इसमें गाइड करेंगे कि कहाँ कौन क्या किस प्रकार से आपके साथ फ्रॉड करने की कोशिश कर रहा है। और सभी से अपील है कि जल्दबाजी में कोई भी कदम ना उठाएं। सर, ये बताया जाता है कि शासकीय बैंक जो है वहां से नहीं, प्राइवेट बैंक कुछ अधिक कार्य हो रहा है उनके नाम पे, तो इसमें कुछ ये सारी जानकारियां, क्योंकि पूरा एक जो जितने भी फ्रॉड होते हैं उसकी पूरी जानकारी हमारे जो पोर्टल है, सेंट्रलाइज पोर्टल है, उसके माध्यम से सभी बैंक्स को भी आती है, आरबीआई को भी जाती है। तो वो सारी डेटा वहाँ संकलित होता है, और जहां जहां भी अगर बैंक साइड से कोई कमी पाई जाती है तो उसको भी वहाँ पे उनको निर्देशित आरबीआई के द्वारा किया जाता है। उसमें क्या नाम है आपका? अनिल गुप्ता। ये आपके पास फ्रॉड हुआ है, ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है, साइबर ठगी हुई है, कैसा हुआ, क्या मामला क्या था? बैंक में फोन आया था, बैंक द्वारा फोन आया था, बोले हमारे मतलब आपके खाते में 2,009 रुपए कटा हुआ है, और उसके बाद थोड़ा आपका क्रेडिट कार्ड बंद हो रहा है, आप थोड़ा हमको ओटीपी बता दीजिए। भाई एक बार बताया, मैसेज तो आ ही नहीं रहा था भी पैसा कटने का, तो हमें नहीं बताता गया। थोड़ा सा 2 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार आया। उसमें फिर 10 तारीख को दोबारा फोन आया बैंक द्वारा, आपका क्रेडिट कार्ड से इतना पैसा काटा यूज हुआ है। हम कहा नहीं मैम, हमारा तो यूज नहीं हुआ है, खाली 2,009 रुपये यूज हुआ है, यूज किया गया, उसके अलावा नहीं किया गया। नहीं, आपका तो इतना यूज हुआ है। फिर मैंने, हमारे बच्चे बाहर रहते, मैंने उनको फोन लगा, बेटा ऐसी बात हो गई है और आप चेक तो करिए ऑनलाइन उसमें से। तो उसने चेक किया, पूरा चेक किए, चेक करने के बाद उनको मालूम पड़ा हाँ ये इतना पैसा काटा गया है। कितना पैसा कटा है? 1,51,300 कुछ रुपए कटा है। जब पहला फोन आया था उसके बाद आपको 2 दिन का समय भी मिला था कि 2 दिन बाद मैसेज ही नहीं आया ना सर। पैसा कटना होता तो कटेने का मैसेज आया तो आदमी स्टिप हो या मैसेज ही नहीं आया। क्या मैसेज आया? वो आदमी क्या बोल रहा था आपसे जो बात कर रहा था? क्रेडिट कार्ड आपका बंद हो रहा है, उसका थोड़ा प्रोसेस वो करना है, आप थोड़ा ऑनलाइन जुड़े रहिएगा, थोड़ा सा ओटीपी बताइए, मैं भेजता हूँ उसको, ओटीपी बता दीजिए तो मैं उसको सही करा दूँ। क्या आपको डाउट नहीं हुआ? एक भी ऐसे बात में फिरा दिया, हमको ध्यान ही नहीं, मतलब दिमाग ही नहीं चला हमारा। जैसे कोई भी कॉल आता है फोन में या फिर समय में मैसेज करता है, कोई भी जानकारी बैंक अपने आप नहीं मांगती है ऑनलाइन, तो
अरे क्या बताएं सर, रही बातों में तो फिरा दिया गया, नहीं तो बात में फिराया ना होता तो आदमी ऐसे हमेशा कभी ऐसा आज तक नहीं हुआ। आज तो बहुत दिन से आदमी काम कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, कभी ऐसा हुआ नहीं, आज ऐसा हुआ तो थाने में भी आपने शिकायत की, क्या हो रहा है, कार्रवाई क्या हो रही है? कार्रवाई अगर रिपोर्ट कर दिया गया है, वहाँ सर्वर लाइन सेवा में दे दिया गया है, कागज ऑनलाइन कर दिया गया है। अभी कोई काम नहीं हुआ। बैंक में गए तो बैंक का भी स्टेटमेंट नहीं दिया गया, बोले 18 तारीख के बाद ही मिलेगा, तब बिल देंगे उसके बाद मिलेगा। अब बैंक द्वारा बोला गया 2-3 महीने गए भी नहीं, वो कर रहा है, बोले 18 तारीख के अलावा सर्वर लाइन में बोले तो बोले आगे अभी स्टेटमेंट लेके आइए, तो उसके बाद फिर आगे। मायके और ससुराल पक्ष के बीच में विवाद के चलते पिछले 3 दिनों से एक महिला का अंतिम संस्कार नहीं हो पाया। संजय गांधी अस्पताल के मर्चुरी में एक महिला की 3 दिनों से लाश पड़ी हुई है, लेकिन पंचनामा न होने की वजह से अंतिम संस्कार नहीं किया जा सका है। मामले में जो जानकारी निकलकर सामने आई है उसमें मायके और ससुराल पक्ष के बीच विवाद होने की वजह से अंतिम संस्कार नहीं हो पा रहा है। मायके पक्ष के लोगों का कहना है कि उनकी बेटी की हत्या की गई है, जबकि ससुराल पक्ष का कहना है कि फूला की मौत मिर्गी की दवा की ओवरडोज की वजह से हुई थी। उसकी मां ने ही उसे ये दवा दी थी। अब पूरे मामले का खुलासा तो तभी हो पाएगा जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी, लेकिन मायके पक्ष के लोग नदारत हैं, वहीं ससुराल पक्ष ने अपनी बातें मीडिया के सामने पेश की हैं। मैं भंजमा इंद्रहा टोला के रहने वाले हैं। ये क्या आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं? ये आरोप सर कुछ नहीं है, जो ये हो चुका है हो गया। अब हम लोग इसी संशोधन में हैं कि हम लोग सभी आदमी आ गए हैं, मायके वाले भी आ जाएं और इसके मट्टी की दस्तखत दे दें तो हम लोग क्रियादाह जो है तो करें। लेकिन इनके मायके वाले कभी कहते हैं कि मैं सिरमौर में है, कभी कहते हैं कि मैं कल बोले सिरमौर में है, कल बोले लहुआ सगरा में है। कल से आज तक अभी तक हमको लोग को दिखाई नहीं दे रहे, यहाँ आने का कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं, ना आ रहे हैं। अब परसों से बाडी पड़ी हुई है, परसों से बाडी यहाँ पड़ी है, हम लोग इनकी चरौरी विनती कर रहे हैं तभी नहीं आ रहे हैं। और ये कारण क्या है? कारण सर हमने लिए कुछ नहीं है, जो है तो यही डिब्बी है। इस डिब्बी के विश्वास में मैं डिब्बी लेके आया हूँ, और जो आप लोगों को मर्जी हो तो आप कर सकते हैं। ये डिब्बी खा ली, उसको मिर्गी आती थी, उसको मिर्गी आती थी। इस डिब्बी की दवा पूरी के पूरी खा गई है। वो लड़की न लड़ाई हुई, न झगड़ा हुई, न कोई बात विवाद हुई। जबरदस्त। सनी कुमार। क्या घटना हुई आपके साथ? मिर्गी आती थी सर। किसको? मेरे पत्नी को। हाँ। पत्नी को मिर्गी आती थी। ये वाली डिब्बी है सर, उसकी माँ ने दी थी दवा, वो आई मायके से तो खा गई है सर। 5 दिनों से लाशों को उसके दस्तखत नहीं कर रही है, पंचनामा नहीं बोल रही है सर। मैं क्या कर सकता हूँ? कौन लोग नहीं बोल रहे? उसकी माँ? उसकी माँ बोल रही है कि भाई नहीं बोल रहा है। राजनारायण ने उसका भाई है, मणि कुमार ने उसका भाई है सर। उसको निकबत डकाई थे मेरे को मारने के लिए दे रहे हैं, तभी तो नहीं आ रहे हैं। राजनारायण ने तो कितने दिन हो गए खत्म हुए उसको? 10 तारीख को खत्म हुई है। 10 को खत्म हुई कि परसों खत्म? परसों रात में 12 बजे, 8 बजे रात में खत्म हुई है। परसों रात में? जी सर। कौन हो? मैं उसके पति हूँ। कहाँ के रहने वाले हो? भावखरी का। भावखरी का? जी सर। लड़की कहाँ की थी? वो ऊंचा डी मानिकपुर का। मानिकपुर? जी सर। आप शादी किए थे कि ऐसे ही आ गए? नहीं, को हमारा नेम प्रेम हो गया, उसका नेम प्रेम हो गया, आ गई है तो रह गई है, तो मैं रख लिया हूँ सर। कोई बात विवाद नहीं हुई थी। बीमारी पहले से थी? पहले से बीमारी उसकी रही सर। क्या मिर्गी आती थी? जी सर, मिर्गी आती थी सर। तो उसकी दवा कौन दिया था? उसकी माँ ने दी थी। ये जो शीशी ली है? जी यही है। ये पूरी शीशी खा गई? पूरी शीशी खा गई सर। अब क्या है, वो पंचनामा क्यों नहीं करवा रहे? पता नहीं सर, मर्डर करने के लिए बोल रहे हैं कि भाई भी कर डाला। जैसे भाग गई तब वो वहीं रहे अपने घर परिवार में। तब भी मेरी माँ की ममता रुके नहीं है, जाती थी वो लोग भेज देते थे, बुला लेते थे। फिर उसको हमेशा जब से गई है हमेशा इसका आदमी मारता कूटता था। 2 बच्चे हो गए, 2 बच्चे में नए ग्रुप में पैसा डॉक्टर में भर्ती करवाए, हम लोग बुलाए पास में, आ जाओ देखो अपने सामने दवाई दर्पण करवाओ। फिर भी सर नहीं आए ये लोग। ये बोलते थे मैं आ रहा हूँ, स्टेशन में गाड़ी नहीं मिली, मानिकपुर में हूँ मैं, गाड़ी 3600 थी डम सर। मैं अपने मोबाइल में देखा तो गाड़ी बहुत थी, लेकिन उनको गाड़ी नहीं मिला। कभी कहते थे मैं घर में तुम्हारा गई थी 25 साइज हूँ, घर पे आ गया हूँ, और कहीं भी नहीं, ये घर में ही थे। तो हमारे बहन को जब से गई है सर तो मारते पीटते थे, हमेशा बहुत दुख दे ले, और दहेज की वजह से मारे हैं। बोले तुम्हारे बाप ने दिया क्या है मुझे?
तुम्हारे बाप कुछ नहीं दिया है, जैसे मैं चाहूंगा वैसे तू रहेगी। करता क्या था वो कभी कहता था बाजा बजाता हूँ, कभी कुछ कहता था, बोला मैं वहाँ बहुत कमा लेता हूँ। मैं अपने साथ भी बोला नहीं, वहाँ बोला तो मेरे साथ चलो। अभी क्या घटना हुई संजय गांधी? अभी संजय गांधी में इसलिए आया हूँ सर कि मेरी बहन को मार मार के और ऐसा बोला कि गोली दवाई या खा ली है, कहीं गोली दवाई खा ली तो मर गई। ये तो रिपोर्टर खुद ही मेडिकल जांच होगी तो बताएंगे, खुद ही पता चल जाएगा। मारे से गई कि दवाई खिलाया गया है, क्या किया है। उसका नाम है फूला देवी, मेरी बहन को। और यहाँ लिखवाया गया श्रीमती, ऐसे कुछ लिखवाया। जीजा का क्या नाम है? जीजा का नाम है सनी। कहाँ का रहने वाला? ये है भौखरी के रहने वाला, लाल गांव के आगे जी है। आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं? हम लोग हैं मानिकपुर साइड के रहने वाले। हमारा गांव ऊंचाडी है, पनाह स्टेशन। कैसे मिली आपको? हमें घटना का जानकारी मिली, हमने हमारी माँ जब से भी 20 दिन हुआ लाए के आए गाँव से, भिजवा दिया गया कि लड़ाई दंगा मत कीजिएगा, घर में सुकून से रहिए, हम लोग के रहने से हम भी परेशान हो जाते हैं। 2 बच्चे हैं, अब भी वक्त है सुधर जाइए। आप कम से कम बच्चे को तो मुझे देखिए किधर दिख रही है, आखिर अगर कुछ हो जाएगा तब इनका कौन ख्याल रखेगा। फिर इसे समझा दीजिएगा। जब से ये गई है सर, एक दिन भी कॉल नहीं किए है, हाल चाल में बताया। फिर मेरी माँ रो कर एक बार पूछ लो कैसी मेरे बच्ची है। फिर मैंने फोन किया, फिर इनका जेठानी बताया, मैंने कहा मेरी बहन से थोड़ा बात करवा दीजिए। तो जेठानी बोली जी अभी करवा रहे हूँ। तो गई तो बहन बोली तुम्हारी बहन तो बोली नहीं रही। हमने कहा हमारी बहन को क्या हो गया? बोली पता नहीं क्या हो गया, अभी तो हमारे यहाँ जेठानी क्या है, दोनों जन आए तो खाना दाना बना रहे थे। ठीक, फिर सर फिर अभी गए तो दोनों जन लड़ाई झगड़ कर लिए। फिर यही बोलती है जेठानी कि मेरी तुमने अपनी बहन को भेजा क्यों? किस लिए भेजो अपने बहन को? तुम्हें नहीं भेजना चाहिए। जब आदमी को पता है वो नहीं मारना, नहीं सुधरेगा, हजारों वाले गलती कर रहा है, हमेशा जान में जान खतरा कर रहा है। जब अभी बारी सर घटना हुई गाँव में, 2-3 महीना भी हो, 2 महीना मार के कुएं में डाल के चला आया था। और इसके सबूत हमारे सामने वो थे क्या कॉलेज के लड़के, आपकी बहन को मार के? बहन को मार के कुआं डाल जाया था सर। हमारे गांव के बच्चे पढ़े थे, देखे तो जैसे डाला तो वो तुरंत पहुंच गया कि एक बच्ची ऊपर आ रही है, नीचे चली। तो फिर मैडम मास्टर जी के पास की बात गई, तो मास्टर जी आया तो फिर रस्सी से खिंचवाया, पूरा गाँव इकट्ठा हो गया था। अभी 2 महीने की बात है सर। बहन का क्या नाम था? बहन के मेरा नाम फूला देवी। कितने दिन से मारपीट हो रही थी? कंप्लेन नहीं की आप लोग? कंप्लेन के लिए मैंने इनसे बोला, गए थे, कागज भी शायद होगा। तो बच्चे कितने बहन? बच्चे 2 हैं, एक मेरा भांजा है, एक भांजी है कहाँ है अभी वो? छोटी। ये भौखरी नहीं है, सुलाल में। हाँ सर, एक हमारे बेजवान जानवर था, उसको मैं पिल्ला पाल रखा था, उसको तड़पा के उसने जब तक जान नहीं ले ली, जब तक मार डाला। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मनी है। बिल्कुल दर्ज चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए सर। ऐसे बहन बेटियों के साथ किसी के साथ नहीं होना चाहिए। आज मेरी बहन के साथ हुआ है, कल और भाई अगला भाई बहन बेटी के साथ होना चाहिए। मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे केस लड़ना है, जो मुझे जेल में डालेगा, मुझे जेल भी जाना मंजूर है। मैं अपने आप को बेच दूंगा, मैं अपने बहन। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लोगों की समस्याओं के निराकरण के लिए जन सुनवाई की शुरुआत की गई थी, लेकिन अब ये कार्यक्रम ही लोगों की समस्या बनता जा रहा है। देखिए ये खास रिपोर्ट। आज जन सुनवाई के दौरान एक बार फिर शासन में बैठे अधिकारी और कर्मचारियों पर आरोप लगाते हुए लोगों ने अपनी समस्याओं को उजागर किया, जिसमें यहां तक कहा गया कि पैसा न देने के कारण विकलांग को भी अपात्र घोषित कर दिया गया। जन सुनवाई के दौरान रायपुर करचुलियान के बरहदी गांव निवासी नईमुद्दीन शेख ने बताया कि वो विकलांग हैं, उनकी गरीबी रेखा का कार्ड भी बना हुआ है, लेकिन उसे पार्टी नहीं दी जा रही है, जिससे वो वर्षों से चक्कर काट रहा है। बाणसागर परियोजना के तहत अधिग्रहित की गई भूमि का मुआवजा लेने के लिए एक वृद्ध वर्षों से भटक रहा है। प्रार्थी बालकृष्ण तिवारी गोंदकला त्योथर ने बताया कि उनकी पत्नी के नाम जमीन थी, जिसे शासन ने अधिग्रहण तो किया, लेकिन कई वर्षों से अब मुआवजे के लिए भटक रहे हैं। हालांकि भूमि अधिग्रहण सहित कई योजनाओं का करोड़ों रुपए का प्राइवेट बैंक के खातों में वर्षों से जमा हुआ है, जिसका मामला हाल ही में उजागर हुआ था। आवास योजना की शिकायत लेकर आए फरियादी रमेश कुमार त्रिपाठी निवासी गुड़ ने बताया कि साल 2018 से वो आवेदन दे रहे हैं। बारिश में घर ध्वस्त हो चुका है, लेकिन उसने पैसे नहीं दिए तो उसे अपात्र घोषित कर दिया। इसी तरह से अनेकों मामले जन सुनवाई में आते हैं और वर्षों से लटके हुए रहते हैं। यही नहीं, अगर सुनवाई होती भी है तो केवल स्थानीय प्रशासन में बैठे उन कर्मचारियों के इशारों पर, जिनके द्वारा किसी भी काम के लिए रकम की मांग की जाती है, जैसा कि आरोप फरियादी लगा रहे हैं। 2018 से लेकर 2024 तक हमारा नाम सूची में आता गया और वो काटते गए, आवाज नहीं प्राप्त हो पाया मुझे। 2 दिसंबर 2024 में हमने फिर से ऑनलाइन फॉर्म भरा। फॉर्म भरने के बाद जांच नगर पंचायत द्वारा जांच की गई। जांच में नगर पंचायत के अधिकारी कर्मचारी मिलकर मुझे पात्र किए, मतलब पास किए। इसके बाद वहाँ से जांच के लिए अभी एसडीएम गुड़ के लिए आया, तहसील गुड़ को, तो वहाँ से नायब तहसीलदार को जांच करने के लिए मैंने, नायब तहसीलदार ने मुझे अपात्र कर दिया। मैं भटक रहा हूँ गली गली। आपका कच्चा मकान? कच्चा मकान अभी गिर भी गया मेरा मकान इस बारिश के कारण।
फिर भी नहीं मिला है, फिर भी नहीं मिला तो कोई जांच करने को तैयार है। अच्छा, आपके गांव में किन लोगों को आवास मिला था? पूरे गांव के लोगों को मिल गया, कोई बाकी नहीं रह गया है जो ऐसा ना हो कि आवास नहीं हो। आपके साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है? ऐसा आपके साथ क्यों किया जा रहा है? कलेक्टर महोदय को हम 2 बार आवेदन दे चुके हैं, ये दूसरी बार है हमारा। सबसे नहीं आ रहा। अब हमारा प्रमाण पत्र देखिए 11/11/2024 को हमको प्राप्त हुआ था, तकरीबन अब 1 साल हो रहा है। हमारा खाद्यान्न जी विकलांग है, अत्यधिक परेशान है। दूसरी बार आवेदन दिए हैं, बोल रहे हैं कि भोपाल से आता है। कठिनाई कहाँ आ रही है? कठिनाई सर यही है कि खाद्यान्न नहीं मिल रहा है, भरण पोषण करने में दिक्कत होती है। हम विकलांग आदमी, हमको मेहनत मजदूरी तो नहीं मिलता है। अंदर बोल रहे हैं कि कार्रवाई की जाएगी, भोपाल से आई जाती है पर्ची। भोपाल जी कागज हमारे पूरे जमा है। जनपद तहसील और ब्लॉक से जो बोलते हैं कि वहाँ से हो गया है, प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया। प्रमाण पत्र मामला सर है कि हमारी जमीन जो है ले लिया नहर विभाग वाले, आज तक 3 साल से हमको सब दबा रहे हैं, आज तक हमको पैसा नहीं दे रहे हैं। क्या बोलते हैं? देते नहीं है, बोलते क्या है इधर जाओ उधर जाओ तिधर जाओ, ऐसे परेशान करते हैं हमको। तो आप लोग वहाँ शिकायत की थी नहर विभाग में? जहाँ भी साहब जब शिकायत किया, शिकायत सुन लेती साहब, शिकायत के कोनो मतलब ही नहीं समझते हैं। कुल मिला के आपको मुआवजा नहीं मिल रहा? कुल मिला के हम मुआवजा हमारा नहीं दे रहे हैं। कब से भटक रहे हैं साहब? हम 3 साल से दौड़ रहे हैं, तिथर जाए वहाँ जाए यहाँ जाए, यही कर रहे हैं। रीवा के श्याम मेडिकल कॉलेज में एएनटी चिकित्सक का निलंबन आदेश जारी होने के बाद मामला अब और गर्माता जा रहा है। बीते दिनों नर्स संगठन के द्वारा जांच कमेटी पर ही पक्षपात के आरोप लगाए गए थे। इसके कुछ समय बाद ही डॉक्टर अशरफ का निलंबन आदेश रविवार की तारीख में जारी कर दिया गया। अब डॉक्टर चिकित्सा शिक्षा अध्यक्ष सहित कई मेडिकल स्टूडेंट्स ने मिलकर निलंबन आदेश का विरोध किया है। चिकित्सा शिक्षा अध्यक्ष पुष्पेंद्र शुक्ल ने बताया कि एक चिकित्सक के ऊपर गंभीर आरोप लगाए गए, जिसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, लेकिन जांच से पहले ही किसी को दोषी बता देना सही नहीं है। चिकित्सा शिक्षा अध्यक्ष ने कहा कि मामले में आरोप लगाए गए, यहाँ तक कि जांच कमेटी पर सवाल खड़े किए गए, और जब जांच कमेटी की शिकायत करके शिकायतकर्ता बाहर निकले तो निलंबन का आदेश सामने आ गया। आखिर सोमवार के दिन जब नर्स संगठन के द्वारा जांच की शिकायत की गई तो रविवार की तारीख में निलंबन आदेश कैसे जारी हुआ, ये एक बड़ा सवाल है। इस पूरी कार्रवाई को दबाव में की गई कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि इस दौरान अधिकांश वरिष्ठ चिकित्सक आवाज उठाने से कतराते नजर आए। हाँ, अभी ये ऐसे कुछ कंप्लेन आई है जिसमें हमारे एक साथी चिकित्सक पर नर्सिंग स्टूडेंट्स ने अभद्रता का आरोप लगाया है। आरोपों की जांच चल रही है, लेकिन कल उनका निलंबन हुआ, जिसमें उनके निलंबन में सही प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। आरोपों के आधार पे निलंबन उचित नहीं है। सही जांच की जाए, अगर वो दोषी है तो उन्हें सजा दी जाए, लेकिन बिना जांच के किसी निर्दोष व्यक्ति के सबसे पहले उनकी मर्यादा और उनका जो व्यक्तिगत जो उनकी मर्यादा उसकी क्षति हो रही है। तो हमें आपसे भी निवेदन है कि सारी खबरें जब पुष्ट हो जाएं तब उनको आप क्या कहते हैं, उनका अपना जो भी प्रसारण करें या उसको छापें, और एक बार जांच कमेटी का पूरा हो जाए निर्णय। अगर उनके लगाए आरोप सही है तो हम एमटीए हैं, हम रिस्पॉन्सिबल संस्था है, सब स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए एक एग्जाम्पल है। हम लोग खुद ही इस चीज पे जो उचित कदम होगा करेंगे, लेकिन बिना जांच के और बिना किसी ठोस सबूत के किसी व्यक्ति का निलंबन करना उचित नहीं है। सोच रहे हैं कि ऐसा होगा तो ये होगा, ये जब तक कोई, देखिए मैं एक रिस्पॉन्सिबल एसोसिएशन का हेड हूँ और बिना किसी ठोस खबर आए और बिना किसी उसके मैं कोई ऐसा बयान नहीं दे सकता हूँ। कल नर्स एसोसिएशन आया था, यहाँ मुलाकात की और ये बोला कि जो जांच कमेटी है वो पक्षपात कर रही है, और इसके तुरंत बाद उनको निलंबन कर दिया जाता है, दूसरी जांच कमेटी बन ही नहीं पाती। ऐसा क्या मानते हैं कि आप दबाव में काम होगा? मैं इस बारे में कैसे बता सकता हूँ, ये तो सिर्फ एक वो है, संभावना व्यक्त की जा रही है कि दबाव में काम किया जा रहा है। अभी क्या चाहेंगे आपकी? मैं ये चाहूंगा कि इनको एक फेयर ट्रायल दिया जाए, इनको अपनी बात रखने का मौका दिया जाए, वो अपनी बात रखें, सारी बातें जो ये दबाव और ये सब चीजें छोड़ी जाए, और जब तक कोई ठोस इनके बारे में निर्णय नहीं आ जाता तब तक इनका निलंबन ना किया जाए। और अगर कुछ ऐसा आता है तो वो जो भी प्रक्रिया है सरकारी प्रक्रिया की
रीवा जिले के जवाब क्षेत्र में स्थित प्राथमिक पाठशाला में पदस्थ शिक्षक सोमनाथ यादव पर गंभीर आरोप लगे हैं। रीवा जिले के जवाब क्षेत्र में स्थित प्राथमिक पाठशाला बवधर में पदस्थ शिक्षक सोमनाथ यादव पर गंभीर आरोप लगे हैं। शिक्षक पर आरोप है कि विद्यालय के रखरखाव, मरम्मत, पेयजल व्यवस्था और अन्य जरूरी कार्यों के लिए शासन द्वारा भेजी गई राशि का दुरुपयोग किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि उक्त राशि को शिक्षक ने एक निजी कंप्यूटर और स्टेशनरी दुकान को ऑनलाइन कार्यों और सामग्री के नाम पर भुगतान कर दिया, जबकि स्कूल में ऐसी कोई स्पष्ट ज़रूरत नहीं थी। इसके साथ ही एक और चौंकाने वाली बात सामने आई है। शिक्षक सोमनाथ यादव ने विभाग से ये तथ्य छिपाया कि उनके 2 से अधिक संतान है, जबकि मध्य प्रदेश शासन का स्पष्ट निर्देश है कि ऐसी स्थिति में व्यक्ति को सेवा से पृथक किया जा सकता है। इतना ही नहीं, विद्यालय में जहां रोजाना मुश्किल से 8 से 10 बच्चे उपस्थित रहते हैं, वहीं हाजिरी रजिस्टर में 40 से 50 बच्चों के नाम दर्ज हैं, जो प्रथम दृष्टया फर्जी प्रतीत होते हैं। इस पूरे मामले में शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली और निगरानी व्यवस्था पर भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। देखना ये होगा कि प्रशासन और शिक्षा विभाग इस मामले में क्या कार्रवाई करता है। ये सोमनाथ यादव जी क्या करते हैं कि बजट पूरा निकाल लेते हैं और बजट पूरा निकाल के काम कुछ नहीं कराते हैं स्कूल के अंदर। और जैसे ऑनलाइन कंप्यूटर वाले के यहाँ से निकाल लिए, जैसे आनंद कंप्यूटर से निकाला हुआ है अभी प्रेजेंट टाइम में, जो कि मतलब माने यहाँ पे बताया गया कि मैं शौचालय के लिए निकाल रहा हूँ पैसा, टंकी के लिए, सफाई के लिए निकाल रहा हूँ, लेकिन वहाँ आनंद कंप्यूटर में वो करके पैसा निकाल लिया गया है, जो कि मतलब माने सोमनाथ यादव ऐसा भ्रष्टाचार काम कर रहा है। स्कूल मेंटेनेंस का पैसा आया और कंप्यूटर वाले के खाते में पैसा डाल दिया गया। हाँ। ये देखा जा सकता है कि भ्रष्टाचार किया जा रहा है। हाँ। जो स्कूल का तो मतलब माने ये क्या करते हैं कि जाके वहाँ ऊपर दिखा देते हैं कि मतलब माने में कागज पूरा दिखा देते हैं कि हमको ये काम करवाना है, हमको ये काम करवाना है, वहाँ से पैसा भी पास करा लेते हैं। फिर इसके बाद जब पैसा लेने की बारी आती है तो किसी कंप्यूटर वाले के पास गए और उसको ऑनलाइन काम करा के पैसा निकाल लेते हैं। अब वो दोनों रीवा में राजस्व फर्जीवाड़े का एक और गंभीर मामला प्रकाश में आया है। राजस्व के फर्जी प्रकरणों का मामला बढ़ता ही जा रहा है। जहां रीवा शहर में एक और बड़ा राजस्व फर्जीवाड़ा खत्म नहीं हुआ, वहीं ग्रामीण अंचल में फर्जीवाड़े की कई खदानें खुल चुकी हैं, जिस कारण आए दिन विवाद बढ़ता है पर जिम्मेवार अनदेखा करते हैं। मामला रीवा शहर के बोदा स्थित ज़मीन का है, जहां फर्जी दस्तावेज और फर्जी पुल्ली के जरिए डॉक्टर नीरज पाठक की मृत्यु के बाद फर्जी सचरा तैयार करके बताया गया कि उनकी कोई भी बारिश नहीं है। सुनिए पूरे मामले में अधिवक्ता बीके माला ने क्या कुछ बताया। रिलेशन के उनके पारिवारिक लोगों ने फर्जी दस्तावेज तैयार करके तहसीलदार और पटवारियों से, राजस्व अधिकारियों से सांठ-गांठ करके उन्होंने एक दस्तावेज तैयार किया और उनको लावत फौत बता के, यानी उनके लावत फौत का मतलब है उनकी कोई वारिस नहीं है और उनके वारिस वास्तव में उनकी पत्नी है, उनके बच्चे बच्चियां हैं और ये विदेश में भी रहते हैं, अमेरिका वगैरह देश में रहते हैं, कुछ अपने भारत में भी रहते हैं, परंतु उनके परिवार के सदस्य हैं। नीरज पाठक की मृत्यु के उपरांत उनके परिवार के उनके बच्चे हैं, पर उन्होंने फर्जी दस्तावेज लोग तैयार करके अमैया के पार्षद से एक फर्जी सजरा तस्दीक कराया गया और फर्जी सजरा के माध्यम से उनकी जमीन तहसीलदार के कार्यालय से करा दी। इसकी आम सूचना की इस्तेहार नहीं की गई। साथ में तहसीलदार के द्वारा जब तहसीलदार को ये जानकारी दी गई, तहसील कार्यालय को, हल्का पटवारी को दी गई, उसके बावजूद भी वह कूट रचित दस्तावेज बना के उन जमीनों को रजिस्ट्री भी विक्रय कर रहे हैं, लगातार विक्रय कर रहे हैं। जब राजस्व अधिकारियों को ऐसे मामले संज्ञान में आए तो राजस्व अधिकारियों को सुमोटो या संज्ञान लेकर ऐसे फर्जी दस्तावेजों की जांच करानी चाहिए। उसी शपथ पत्र की वही अमैया के पार्षद ने, वार्ड क्रमांक 23 के जो पार्षद है, उन्होंने 2 एफिडेविट दे दिए। एक सजरा पहली बार उन्होंने बताया, लावत फौत का सजरा तस्दीक किया। दूसरी बात, असली सर्टिफाइड दस्तावेज जो हमारे कागज हमारे संबंधित क्लाइंट ने दिया है, उस दस्तावेज के आधार पर उन्होंने सर्टिफाइड किया और उन्होंने बताया कि उनका एक बार शपथ पत्र लिया और उनका सजरा तस्दीक किया, फिर दूसरा सजरा वास्तविक सजरा तस्दीक कर दिया। इस प्रकार के दस्तावेज जब संज्ञान में आए, तहसीलदार के संज्ञान में आए, उनका आधार कार्ड आया, नीरज पाठक के वारिस आए, उन्होंने एफिडेविट दिया, रिकॉर्ड दिया, तो राजस्व अधिकारियों को इसको सुमोटो लेना चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए और इस पर त्वरित FIR की कार्रवाई करनी चाहिए, जांच कमेटी गठित करना चाहिए। परंतु लगातार उनके रजिस्ट्री विक्रयनामा कर दिया। रजिस्ट्रार कार्यालय से विक्रयनामा हो गया। रजिस्ट्रार कार्यालय से विक्रयनामा होने के बाद ये मामला नामांतरण के लिए तहसील कार्यालय में ऑनलाइन आ गया है।
जब ये मामला तहसील कार्यालय में आ गया है और तहसीलदार कार्यालय में मामला लगा हुआ है, तहसील कार्यालय के संज्ञान में है, राजस्व तहसील हुजूर के प्रकरण संज्ञान में है, तो तहसीलदार हुजूर को त्वरित संज्ञान में लेकर इस पर FIR व कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि मामला राजस्व का है। इस राजस्व अधिकारी जांच करा सकते हैं और रीवा जिले में तमाम ऐसे करप्ट लोग, ऐसे कूटरचित मनगढ़ंत फर्जी दस्तावेज तैयार करने वाले व्यक्तियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये जब नीरज पाठक के वारिस आ चुके हैं, नीरज पाठक के रिकॉर्ड आ चुके हैं, नीरज पाठक के वारिस अपने दस्तावेज दिखा रहे हैं कि मेरे पिता है, तो बिलावल फौज का कहाँ विषय है? अब तो ये प्रमाणित हो गया 2 दस्तावेजों से कि नीरज पाठक के, और वास्तव में नीरज पाठक, जब 2 प्रकार के दस्तावेज होते हैं तो वास्तव में उसकी जांच करानी चाहिए तहसीलदार को कि साहब ये प्रकरण 2 प्रकार के प्रकरण आए हैं, और इनके उच्च स्तरीय कमेटी गठित करके और अपने वरिष्ठ अधिकारियों से मार्गदर्शन लेके इसकी जांच करानी चाहिए कि भविष्य में इस प्रकार राजस्व न्यायालय में या राजस्व विभाग में इस प्रकार दस्तावेज बनाने वालों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो इस प्रकार के दस्तावेज की जांच होनी चाहिए और इनके नामांतरण यदि आवेदन आते हैं तो नामांतरण आवेदन पर रोक लगनी चाहिए। रीवा पुलिस ने नशे के खिलाफ एक सशक्त संदेश दिया है। वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में आज एक रैली शहर में निकाली गई। रीवा में नशा मुक्ति अभियान को लेकर एक बड़ी रैली का आयोजन किया गया। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से शुरू हुई ये रैली विवेकानंद पार्क तक निकाली गई। इसमें पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, स्कूली छात्र, NCC कैडेट्स और आमजन बड़ी संख्या में शामिल हुए। इस मौके पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने युवाओं को नशे से दूर रहने की सलाह दी और बताया कि कैसे नशा जीवन को अंधकार की ओर ले जाता है। आपको बता दें कि ये प्रदेश व्यापी अभियान 15 जुलाई से 30 जुलाई तक चलाया जा रहा है। इस दौरान जिले भर में रैलियों, नुक्कड़ नाटकों और जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। रीवा पुलिस का ये प्रयास समाज के लिए एक सकारात्मक संदेश है। नशा एक बीमारी नहीं बल्कि एक चेतावनी है, जिसे रोकना हम सब की जिम्मेदारी है। देखिए, माननीय DG साहब का ये पूरे मध्य प्रदेश पुलिस को एक नवाचार के तौर पर दिया गया है अभियान, जिसमें जन जागरूकता हमको करनी है अगले 15 दिवस तक, और ये जन जागरूकता हमको करनी है नशे के विरुद्ध। उसी संदर्भ में आज ये रूट मार्च आयोजित किया गया था, जिसमें पूरी रीवा की जनता को पुलिस के माध्यम से अवेयर करने का प्रयास किया गया है कि समाज में नशे का विरोध करना बहुत ज़रूरी है। सर, ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी नशा चोरी छुपे बिकता है, इसके लिए क्या रणनीति है? हर जगह पे पिछले लगभग 6 महीनों से रीवा पुलिस ने बहुत अच्छी कार्रवाई करी है और पूरे जोन में नशे के विरुद्ध एक अभियान की तरह पुलिस ने लिया हुआ है, जिसमें हर दिन कहीं कहीं पे कोरेक्स, कहीं कहीं पे गांजा, कहीं कहीं पे अवैध शराब की जो बिक्री है उस पर प्रतिबंध काफ़ी हद तक लगाया गया और आगे भी ये प्रयास पुरजोर तरीके से जारी रहेगा। कई बार नशे में रसूखदार लोग भी जुड़ जाते हैं, उन पर क्या कार्रवाई है? जो भी नशे के व्यापार में लिप्त है, चाहे वो गरीब हो चाहे वो रसूखदार हो, पुलिस उसके ऊपर कठोर दंडात्मक कार्रवाई संपादित कर रही है। आज इस अभियान में कहाँ की टीमें शामिल रही? यहाँ PTS के लोग थे, जो बाकी हमारे पुलिस। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़, सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। अज्ञात कारणों के चलते श्रमिक ने आत्मघाती कदम उठाया है। मामला SAF चौराहे का। मामले को लेकर संतोष रैदास ने बताया कि उनका भाई लल्लू चौरसिया मजदूरी का काम करता था। घटना के दिन उसने मुझसे पैसे मांगे, मैंने दे भी दिए। इसके बाद वो पैसे लेकर चला गया और जाकर फंदे से लटक गया। आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और कमरा खुलवाया। उसके बाद अस्पताल लेकर आए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। संतोष ने बताया कि उसे नहीं पता है कि उसके भाई ने ऐसा कदम क्यों उठाया, जबकि ना तो किसी तरह का नशा करता था और ना ही उसने किसी से कर्ज लिया था। लगाऊं, खेती करना है, बोले ठीक है।
वो गया यहाँ से पैसा लेके, हमसे बोला गांव जा रहे हैं। गांव नहीं गया, आया कमरा में, सब चौराहा में कमरा है, मजदूरी करता है। मजदूरी करने के बाद यहाँ रहता है। रहने के बाद में हमको खबर मिला कि कोई अंदर पे कोई गेट लगा के अंदर हुआ है। गेट लगाने हम बोले खुलवाए नहीं है लोग। फिर पुलिस आई, पुलिस आने के बाद खुलवाई तो उसकी फांसी मिली। क्या करता था यहाँ पे? जी यहाँ क्या करता था? यहाँ मजदूरी करता था सर जी। कहाँ पर रह रहा था? ये सब चौराहा में। क्या नाम है उसका? लल्लू चौधरी। चौरसिया। कब से यहाँ काम कर रहा था? यहाँ 4-5 साल से हो गया सर। हाँ। कोई नशा वशा तो नहीं करता? नहीं सर, नशा नहीं करता। कुछ कारण पर पैसा वसा तो नहीं सर। कुछ कारण पता चला है काहे के लिए? हमको भी पता नहीं है सर, क्या है कि भाई है तो उससे ज़्यादा हम कुछ पूछताछ नहीं कर पाए। क्या है कि वो होता तो हम पूछ के बता देते कि क्या है सर। अच्छा, आप लोगों को कब पता चला कि फांसी लगी हुई है? जी सर। आप लोगों को कब पता चला? मेरे को कल शाम को चला सर 7 बजे। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़ सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। विंध्य क्षेत्र का शिक्षा पथ प्रदर्शक पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रीवा, जो पिछले 25 वर्षों से ज्ञान, गुणवत्ता और विश्वास का प्रतीक बना हुआ है। इस प्रतिष्ठान के अंतर्गत संचालित है पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी, मान्यता प्राप्त फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से, जहां संचालित हो रहे हैं बी फार्मा 4 वर्षीय और बी फार्मा 2 वर्षीय जैसे प्रोफेशनल कोर्स। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ लॉ, मान्यता प्राप्त बार काउंसिल ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली से, जहाँ उपलब्ध है देश के भविष्य निर्माता विद्यार्थियों के लिए BCom LLB, BBA LLB, BA LLB 5 वर्षीय, LLB 3 वर्षीय और LLM 2 वर्षीय जैसे रोजगार परक पाठ्यक्रम। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट अप्रूव्ड बाय AICTE, जहां संचालित है हाईली डिमांडेड MBA 2 वर्षीय कोर्स। साथ ही पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा का एकमात्र संस्थान जहां AICTE से मान्यता प्राप्त BBA और BCA जैसी तकनीकी पाठ्यक्रम संचालित है। रेगुलर कोर्सेज में BCom, BSc, BA तथा स्नातकोत्तर स्तर पर MA हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, MSc केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस और PGDCA डिप्लोमा भी उपलब्ध है। यहाँ शिक्षण कार्य नेट, सेट व PhD धारक प्राध्यापकों द्वारा कराया जाता है। साथ ही उच्च गुणवत्ता की प्रयोगशालाएं, फार्मेसी लैब, बायोटेक्नोलॉजी लैब, कंप्यूटर लैब, मूट कोर्ट और विशाल पुस्तकालय संस्थान की विशेषताएं हैं। बौद्धिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए एक अत्याधुनिक ऑडिटोरियम, खेल गतिविधियों हेतु इंडोर और आउटडोर स्टेडियम, जहां शिक्षा के साथ संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास सुनिश्चित है। सो प्लीज विजिट पेंटियम पॉइंट वेयर विजन मीट्स एक्सीलेंस। एडमिशन ओपन, सो विजिट टुडे पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रीवा। जी हाँ, विंध्य क्षेत्र का शिक्षा पथ प्रदर्शक पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रीवा, जो पिछले 25 वर्षों से ज्ञान, गुणवत्ता और विश्वास का प्रतीक बना हुआ है। यस, वन एंड ओनली पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रीवा। आगामी 17 जुलाई को शान विंध्य सम्मान समारोह का भव्य आयोजन किया जाएगा। आगामी 17 जुलाई को शान विंध्य सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसमें जाने माने हास्य कलाकार एहसान कुरैशी उपस्थित रहेंगे। वहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल उपस्थित होंगे। इस दौरान निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का भी आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम के संबंध में जानकारी देते हुए आयोजक मंडल ने आज एक पत्रकार वार्ता आयोजित की। पूरी जानकारी के लिए आपको लिए चलते हैं पत्रकार वार्ता में। सम्मान समारोह एक ऐसा समारोह है जिसमें विविध क्षेत्रों में हम सम्मान करेंगे हमारे जो इस विंध्य का जिन्होंने नाम गौरवान्वित किया है या विंध्य के लिए ऐसा काम किया है जो समाज के लिए बहुत अच्छा कार्य है, उनका हम सम्मान करने जा रहे हैं इस कार्यक्रम में। साथ ही इस कार्यक्रम में एहसान कुरैशी जी जो देश के जाने माने कॉमेडियन हैं वो भी आ रहे हैं। इस कार्यक्रम की सभी को ठहाके लगवाने आ रहे हैं यहाँ पर। और साथ ही कुछ हमारे ऐसे विंध्य के भी ऐसे गौरव हैं जो जिनकी प्रस्तुतियाँ यहाँ पर होनी हैं। किस किस तरह के कार्यक्रम का आयोजन होगा इसमें? सम्मान समारोह के दौरान कौन कौन आ रहा है इसमें? सम्मान समारोह में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि राजनीति के क्षेत्र में सम्मान होना है, कला के क्षेत्र में सम्मान होना है, साहित्य के क्षेत्र में सम्मान होना है, समाज सेवा, नशा मुक्ति, ऐसे विभिन्न क्षेत्र, इवन पत्रकारिता के क्षेत्र में भी सम्मान सुनियोजित किया गया है कि पत्रकारिता के क्षेत्र में भी हम सम्मान दे रहे हैं। तो इस तरीके से जो विविध क्षेत्र है वो हमने डिसाइड की है सम्मान के लिए। और मैंने आपको बताया कि एहसान कुरैशी जी आ रहे हैं, कॉमेडियन जो देश के जाने माने कॉमेडियन हैं। साथ में प्रकाश मधुर तिवारी हैं, सिंगर, उनके साथ मुंबई से आ रहे हैं। और हमारे रीवा के भी कुछ ऐसे जाने माने चेहरे हैं जो आपको उस दिन देखने को मिलेंगे। कार्यक्रम की जो मुख्य अतिथि हैं वो हमारे माननीय डिप्टी CM सर श्री राजेंद्र शुक्ल जी, वो हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहेंगे। कौन लोग ये कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं? हम जो टीम बैठी हुई है
भाई राज द्विवेदी जी, मैं आनंद शुक्ला, शुभम तिवारी जी, दीक्षा शुक्ला जी, सरगम दीदी, पूरे हमारे और भी टीम है, सभी लोग मिलकर इस कार्यक्रम को हम आयोजित कर रहे हैं जी। बैनर हमारा शाने बिन सबसे बड़ा सम्मान समारोह जी। किस तरह का सम्मान होगा, क्या? हाँ, एक्चुअली क्या है कि जैसे आप देख रहे होंगे कि अभी तक का सबसे बड़ा सम्मान समारोह, नो डाउट पहले भी ऐसे सम्मान हो चुके हैं, लेकिन विंद का सबसे बड़ा सम्मान अपन इसलिए भी कह रहे हैं कि इंडिविजुअल पहले भी अपन सम्मान करते थे। जैसे अगर संगीत के क्षेत्र में है, कला के क्षेत्र में है, तो सिर्फ कला के क्षेत्र में ही सम्मान होता था। संगीत के क्षेत्र में है या चिकित्सा के क्षेत्र में तो सिर्फ उनका सम्मान होता था। लेकिन यह एक ऐसा मंच है कि एक ही मंच पर विविध प्रकार के लोगों का, चाहे जमीन स्तर से हो, चाहे हर एक प्रकार के लोगों। 14 और 15 जुलाई को रीवा में उदय प्रकाश रचित अरेवा परेवा नाटक का मंचन हुआ। 14 जुलाई को शाम 7 बजे पत्रकार भवन कला मंदिर रीवा में द एप्पल ट्री एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा तैयार नाट्य प्रस्तुति अरेवा परेवा कहानी का सफल मंचन किया गया। उदय प्रकाश लिखित प्रसिद्ध कहानी अरेवा परेवा का निर्देशन प्रदीप तिवारी द्वारा किया गया था। मंचन में दो अभिनेता काशफ खान एवं आलोक मिश्रा के द्वारा आंगिक, वाचिक, आहार एवं सात्विक का बराबर मिश्रण करके एक कहानी को प्रदर्शित करने की कोशिश की गई। अभिनेता के द्वारा कहानी के विभिन्न चरित्रों को जिया गया। नाटक में दर्शकों की मुख्य भूमिका है। नाटक में नए नए तकनीकों का भी प्रयोग किया गया और अभिनेता के लिए एक रास्ता निकालने का प्रयास किया कि कैसे अभिनेता निरंतर अभ्यास करे। नाटक में नेपथ्य का काम रोशन अवधिया ने संभाला। कश्यप खान एवं आलोक मिश्रा ने अपने अभिनय से दर्शकों को खूब गुदगुदाया। स्थानीय संयोजन मंडप आर्ट्स का रहा। नाटक की कहानी में बताया गया कि एक बच्चा 2 खरगोश के बच्चों से कितना ज़्यादा प्रेम करता है और प्रकृति और पशु पक्षियों के प्रेम के साथ नाटक की कहानी आगे बढ़ती है। कार्यक्रम का संचालन मंडप आर्ट्स के विनोद कुमार मिश्र ने किया। से गए हैं अरेवा परेवा मारिन है आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।